Assalamu alaikum. We are doing some questions on electromagnetic induction. State Faraday, इसका ईयर नंबर नोट कर लो. हाँ सही है, गुड, सही डेफिनेशन है कि फैराडे लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स. The diameter of the cross section of a long solenoid is 3.2 centimeter as shown. A coil C with 85 turns of wire is wound tightly around the center region of the solenoid. The magnetic flux density B in Tesla at the center of the solenoid is given by this equation, where I is the current in the solenoid. Show that a current I of 2.8 ampere in the solenoid, the magnetic flux linkage of coil C is this much. देखने में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि आप करंट की वैल्यू पुट करें. जरा सॉल्व करो. हाँ, टर्न्स तो एकोमोडेट करेंगे, लेकिन देखो इसमें उसने कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यहां से बी निकल आएगा. पहला स्टेप तो यही कर रहे हैं ना, पहला स्टेप तो बी निकल आएगा. पहले स्टेप में तुम बी निकालोगे और बी निकल आएगा. इसने कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यानी 5. हमें डायमीटर दिया हुआ है. पहले एरिया निकाल लेते. वर्किंग देखो. क्या आ रहा है अहमद तुम्हारे पास? इसका थीटा तो 90 रख देंगे. 6.01 10 पावर -4.
अच्छा, तो ये तो शो करना है ना, तो ये तो समझ में आ गया शो वाली बात ना, लेकिन तुमने पहले बी निकाला, बी निकालने के बाद फिर फाई निकाला, राइट? ठीक है। फिर वो कहता है द करंट आई इन द सोलिनॉइड इज रिवर्स इन 0.30 सेकेंड, कैलकुलेट द मीन। हमने सीखा है कि इस चैप्टर में जब रिवर्स होता है तो डबल कर देते हैं। हमने सीखा है कि जब आप रिवर्स करते हैं तो उसमें अमाउंट को डबल करना होता है। कैलकुलेट द मीन ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल सी। अब ये मीन ईएमएफ यानी एवरेज ईएमएफ कैसे निकलेगी? नहीं, पावर नहीं, उसको करंट डबल हो रहा है ना, तो डबल करके यूज करेंगे ना, रिवर्स हो रहा है ना। ये है नवंबर 16 41 का 9। हाँ, वो जो फेरेडे लॉ है ना, वो है -n डेल्टा। ये फॉर्मूला है। क्योंकि उसी सवाल में n दोबारा आया है, तो हमने सीखा है कि दूसरी मर्तबा n आ जाए तो उसको 1 कर दो। पिछले पार्ट में तुमने फाई निकाल दिया था, मुझे वो तो शो करना था। 6 × 10⁻⁻⁴। हाँ, सही है, लेकिन वो उसने ना मिली वोल्ट में दिया हुआ है। तो अगर उसने मिली वोल्ट में दिया हुआ है तो उसको फिर मिली कर दो, तो वो खाली मिली वोल्ट करोगे ना तो 4 रह जाएगा। हाँ, सही। द करंट आई इन द सोलिनॉइड इन बी
पप्पू ने ज्वाइन तो किया लेकिन माशाल्लाह शी इज साइलेंट लुकिंग ना. सर अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन कर लिया. हाउ डिलिजेंट आई एम. Yes, that's why you bunked Sunday class. संडे को तो सर बस आज मेरा टेस्ट था ना, इसलिए मैं नहीं आई. Good. आज टेस्ट था तो you should be there in the college ना. कल की क्लास में सर, संडे को? हाँ, नो संडे सर, की बंक ना. एब्सोल्युटली नॉट सर. इतना मुश्किल टेस्ट था वैसे भी. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट. गुड. बाकी लोग तो कैरम बोर्ड खेलने आए थे ना. द करंट आई इन द सोलिनॉइड इन बी इज नाउ वेरीड विद टाइम. ये स्केच वाला पार्ट इसका थोड़ा ट्रिकी होता है. शुरू में करंट कांस्टेंट है. संडे को देवर अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स वर देयर. सिर्फ 4 ही थे, मुझे पता है कौन कौन थे, 5 नहीं थे. हाँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता. बट स्टिल डेडिकेशन वाज देयर ना. बाकी उनका भी टेस्ट था. यस सर. The current I in the solenoid is in B is now varied with time as shown. मैंने अहमद वो क्लास ग्रुप पे डाल दी है. अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो खुद बना सकते हो. आई हैव पोस्टेड द क्लास ना. द करंट, अच्छा इसमें देखो, यूज योर आंसर टू शो ऑन फिगर द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल सी. ये देखना पड़ेगा. ट्रांसफॉर्मर स्टाइल पे बनाया हुआ इसने. और सी पार्ट में क्या निकाला है? सी पार्ट में हमने निकाला है 4 मिली वोल्ट. जब तक करंट कांस्टेंट होगा इंड्यूस ईएमएफ 0 होगी. जब करंट ड्रॉप करेगा ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है. बाकी तो पोर्शंस जो है ना 1, 2 और 3, इनमें तो करंट कांस्टेंट है. जब सोर्स कांस्टेंट होगा तो उस पर अमाउंट 0 होगा. तो वहां पर 0 कर दो, लाइन को वहां पर 0 कर दो और बाकी पोर्शंस जो है ना उनमें मोशन मूवमेंट आएगी. सर एक बात बताइएगा, ट्रांसफार्मर बिल्कुल हट गया है ना? यार उसका मैंने जवाब बहुत मर्तबा. अब ये तुम सवाल जो देख रही हो ये भी ट्रांसफॉर्मर है. असल में ट्रांसफॉर्मर का जितना ओ लेवल में चाहिए बस वो आना चाहिए. बाकी ट्रांसफॉर्मर से कुछ करने की जरूरत नहीं है. बाकी मैंने ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन कल भी बताया, सॉरी पिछले टेस्ट में भी दिया था एक सवाल. जी वो बेसिक जी. ट्रांसफॉर्मर है. उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी फ्लक्स इंड्यूस होता है और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हम ईएमएफ बनाते हैं. वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अच्छा इसमें देखो कि शुरू में हम करते हैं कि इसको कांस्टेंट कर देते हैं. ये 0 में ले आओ. ठीक है, ये यहां तक 0 आएगा. नहीं, आप खराब कर दोगी. फिर उसमें उसके बाद 0.6 से और 1 और 0.6 से आ रहा है. ये 0.6 से शुरू हो रहा है. जीरो 0.6 से लेकर कोई 1 से थोड़ा आगे तक फिर 0 है. अभी अंदाजे से बना लेते हैं. ये भी 0 होगा. और फिर 1.6 से 2 तक इसमें पोलैरिटी रिवर्स करें क्या? ये तो बना लिया. यस. 0 के टू 3 पॉजिटिव. पैचेस तो आ गए. अगर 4 वाले को लेंस तो सही है, लेकिन अब इसको क्या ऊपर ले जाऊं और ब्लॉक डायग्राम की तरह बना दूं? क्योंकि इसमें मसला ये आ रहा है
कि डिविजन्स जो है ना 1 2 3 4, या तो हम इसको स्केल बनाएं या अप्रोक्सीमेट करने से कुछ बोला नहीं है, लेकिन 4 मिलीवोल्ट दिया हुआ इसने। मैंने यहां पर 4 ले लिया, यहां पर -4 ले लिया। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम इसको ब्लॉक कर दें, यानी एक ऊपर बॉक्स बना दें, एक नीचे बॉक्स बना दें। एक शेप ये हो सकती है, या फिर हम इसको हाइट फॉर्म में बनाएं, सडन चेंज, सडन ड्रॉप। अब ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें बीओडी मिल जाता है, क्योंकि अब जाहिर हमें तो नहीं पता कि ये एकदम राइज होगा या ग्रेजुअल राइज है। अगर मैं इसको यहां से ऊपर ले जाऊं यहां तक, देखो, हाँ फिलहाल तो ब्लॉक पर ही बना लेता हूं। हाँ तो तुम क्या कह रहे हो, दूसरा दूसरा ब्लॉग जो है, एक सजेशन बना के मुझे या तो व्हाट्सएप कर दो। फिलहाल तो एक सजेशन तो ये है, एक सजेशन ये बन सकती है कि हम इसको ऐसे बना दें, यूं। एक सजेशन ये। दूसरा जो स्पाइक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी बन सकता है कि आप इसको ले जाओ और स्पाइक बना के फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आओ। बहुत सारे बच्चे वो भी बनाते हैं कि यहां लाए यूं, फिर ऊपर लेके जाएं, यूं लाएं, फिर यूं लाएं, ऐसे, और फिर ये यूं। अरे फूफू, उसके ऊपर खराब नहीं करो यार, ये बीपी लेवल के काम। चले क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है नवंबर 16 42 का 11। हाँ वो तो तुमने बिल्कुल सही पहले भी बता दिया था। An alternating current is passed through an air cored solenoid. An iron core is inserted into the solenoid and then held stationary within the solenoid. The current in the solenoid is now smaller. तो एडी करंट की वजह से। An air cored solenoid. An iron core is inserted into the solenoid. Iron core रखने से magnetic field बढ़ जाती है ना, and then held stationary within the solenoid. The current in the solenoid is now smaller. Current alternating है। जब हम आयरन कोर रखते हैं तो आयरन कोर भी मैग्नेटाइज हो जाता है। अब चूंकि करंट एसी है,
तो अंदर जो आप आयरन कोर रखेंगे वो अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्स कर रहा होगा। जब वो अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्स करेगा तो कुछ एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी और वो इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इस टॉपिक का नाम हमने पढ़ा था, इसका नाम था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका नाम था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसे तुमने एक आयरन कोर रख दिया और आयरन कोर के ऊपर जो है वो तुम्हारा सोलिनॉइड ऐसे वाइंड हुआ है। करंट याद रखना एसी है। जब करंट एसी है तो फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो उससे एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी इसी के अंदर, इसी में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। आंसर अभी बताया ना, ये पहले तो कॉन्सेप्ट बन जाए ना। कॉन्सेप्ट ये बना कि जो इसमें टॉपिक है उसका नाम था, उसका नाम होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ। एक ईएमएफ हमने दी हुई है और आयरन को रखने से इंडक्शन जो आयरन कोर है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, आयरन कोर भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो फ्लक्स बदलेगा, उससे एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ इसी सोलिनॉइड में ही आएगी, वो तुम्हारी ओरिजिनल ईएमएफ को कम कर देगी। लेंज लॉ, जब रिजल्टेंट ईएमएफ कम हो जाएगी तो होगा क्या, रिजल्टेंट ईएमएफ के कम होने से करंट कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह के सवाल जो है वो कॉन्सेप्शनल होते हैं और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट बीच में आ गए। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स आर वेरी एफिशिएंट, हाउएवर देयर आर सम पावर लॉसेस, टू सोर्सेज ऑफ पावर लॉस विद इन अ ट्रांसफॉर्मर। एक उसने खुद ऊपर बता दिया जो अभी वो डिस्कशन करके आया पीछे। एक है बैक ईएमएफ, उससे लॉस होता है, और दूसरा है हीट, जिसके लिए ओ लेवल का वो फॉर्मूला यूज होता है I²R। बिल्कुल एडी करंट्स वाली बात बिल्कुल सही है। ये वाला सवाल जो है ये जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो A simple transformer is illustrated below. State why the transformer has an iron core. अभी ऊपर डिस्कस किया कि आयरन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है इसलिए उसको लगाते हैं। वाई द कोर इज लेमिनेटेड, लेमिनेशन हम करवाते हैं, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, इसको कहते हैं लेमिनेशन। प्लास्टिक शीट्स की वजह से क्या होता है कि जो एडी करंट्स होते हैं, स्पार्क्स होते हैं, वो स्प्रेड आउट नहीं करते। बाय रेफरेंस द एक्शन ऑफ the input to the transformer is an alternating voltage rather than a constant voltage। ये कह रहे हैं कि बताओ ट्रांसफार्मर को तुम एसी वोल्टेज देते हो, तुम उसको डीसी वोल्टेज क्यों नहीं देते? जवाब बड़ा सिंपल है कि डीसी जो होता है उसका फ्लक्स चेंज 0 होता है और जो एसी है उसका फ्लक्स चेंज 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो फिर वो ईएमएफ
इंड्यूस करेगा। State Coulomb's law for the force between 2 point charges. ये वैसे तो हमने अभी ये चैप्टर तो कल के टेस्ट में नहीं रखा हुआ, लेकिन ओरली बता दो व्हाट इज कूलम्स लॉ। उसने क्या कहा था कि the force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the separation between the charges. फिर ये वाला क्वेश्चन है, two-point charges are situated in a vacuum and separated by a distance capital R. The force between the charges is Fc. Sketch a graph to show the variation of the force between the charges separation x for values of x from x is equal to R to 4R. कोई डायग्राम नहीं दी हुई। 2 point charges है, ये भी नहीं बताया दोनों प्लस हैं या माइनस हैं, ये भी इसने नहीं बताया। 2 point चार्जेस हैं और उनका सेपरेशन बीच में है R। जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो है Fc। अब ये वैल्यूज दे रहे R to 4R। 4R का मतलब तो ये दोनों चार्जेस के बीच में से निकल जाएगा। अब ग्राफ शुरू कैसे करना है? हाँ, लेकिन अब वो बीच में आ गया ना, अभी छोड़ दूंगा तो बाद में भी नहीं होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे टेस्ट में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सीआई भी तो है ना, छोटा सा एक पार्ट है। अगला पार्ट मैंने देख लिया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये तो आजकल होता है ना, वो सवाल ओवरलैप करते हैं। अच्छा, अब देखो पहली पोजीशन क्या होगी जब हम डिस्टेंस आर पे आ जाएंगे। मैं अगर इधर आके खड़ा हो जाऊं तो फोर्स पूरी एफसी हो जाएगी। पहला पॉइंट ये होगा, जब आप फुल सेपरेशन ले लोगे, जब आप फुल सेपरेशन ले लोगे तो डिस्टेंस आर पर फोर्स एफसी हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब हम आर से आगे जाएंगे तो फिर फोर्स कम होती जाएगी। वो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं ना, वो स्टडी इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब हम डिस्टेंस डबल होगा
जब आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली लॉजिक जो है, क्योंकि उससे बाहर निकल जाएगा। तो 2r पे 0.25 हो जाएगा, यानी यहां कहीं आ जाएगा। और इस तरह आप आगे चलो, जब आप डिस्टेंस को जब आप r को इंटू 4 करोगे, r 4 हो जाएगा, तो FC जो है वो 1/8 हो जाएगा। इस तरह आप उसको ड्रॉ करोगे तो ये वाली शेप बन जाएगी यूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। Two coils C and D are placed close to one another as shown। दो कॉयल बिल्कुल साथ साथ रख ली हमने। नोट करो, एक में पावर है, इस वाली में ना पावर लगी हुई है, और इस वाले में मीटर लगा हुआ है, पावर नहीं है। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द करंट I in coil C is shown on figure 5.4। show the variation with time of the EMF induced in the coil। अब वही असूल याद रखो कि जब करंट कांस्टेंट होता है, ये तीनों पैचेस, जब करंट कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस EMF 0 होती है। On figure 5.4 show the variation with time of the EMF E induced in coil D for t is equal to 0 to t is equal to T5। हाँ, वो बॉक्स मेथड से बना लेते हैं, बॉक्स मेथड यूज कर लो। उसी तरह बन जाएगा। यार तो आप ऐसे बना लेते हैं। स्क्रीन स्क्रॉल हो गई। चलिए, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, स्क्रीन स्क्रॉल हो गई। अब डिस्कस तो हो गया था, तो फिर आज का काम इतना ही रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।